गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं हम 3.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट्स के। हमने सभी के सभी 8 क्वेश्चंस थे, वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। आज जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं सेकंड पार्ट्स के, उनको डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें, उनका वेटेज तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है उनका। तो उससे कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है 2.1 का, वो बोट और रिवर से रिलेटेड है। दूसरा है वर्क से रिलेटेड और तीसरा दे रखा है बस और ट्रेन का पार्शियलिटी ट्रेवलिंग के हिसाब से। तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। कॉपी पेन साथ ले लीजिए और एक क्वेश्चंस को साथ साथ बनाइए। तो ठीक है, आज बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वाले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। वो रिलेटेड है किससे बच्चों? बोट और रिवर से। बोट एंड रिवर। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से इसका क्वेश्चंस बनाना है। हमें क्या होगा, एक रिवर दे रखा होगा तो उसमें वाटर का फ्लो। तो मान लो ये वाटर का फ्लो है। इस वाटर का फ्लो में इसे हम स्पीड ऑफ जो दे रखा है करंट, यानी जो वाटर के फ्लो को हम करंट भी बोलते हैं। तो वाटर फ्लो एक डायरेक्शन हमें गिवन होगी। तो अगर वाटर फ्लो है तो इस वाटर फ्लो की हमने स्पीड मान ली कितना, एक्स, वो बाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन इसमें फ्लो के, अब हमें क्वेश्चन इसमें कैसा बनाना है कि एक बोट होगी और बोट इस वाटर के साथ या तो वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर वाटर के डायरेक्शन में ही अगर रिवर बोट क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम मूवमेंट। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो अप स्ट्रीम। यानी अगर जो वाटर का फ्लो है, जो स्ट्रीम का फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन में फ्लो करना तो वो डाउन स्ट्रीम, यानी उसके साथ चलना। उसके अपोजिट चलना वो अप स्ट्रीम। अगर मान लीजिए इसमें ये बोट है हमारे पास, इस बोट का दे रखा है कि इसका इधर डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो ये डाउन स्ट्रीम मूवमेंट होगा। कौन सा होगा? डाउन स्ट्रीम मूवमेंट। अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये अप स्ट्रीम मूवमेंट होगा। बहुत अच्छे से समझना है, तो ये अप स्ट्रीम मूवमेंट होगा। अब वाटर का फ्लो हम बोल रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन, जो वाटर की फ्लो की डायरेक्शन इधर, यानी जो स्ट्रीम की फ्लो, तो ये स्ट्रीम फ्लो है वो किधर है, वो इस डायरेक्शन में हमने पुट किया है। अब क्वेश्चन इसमें बस जब ही बन सकता है कि जिस केस में बोट की स्पीड हमेशा वाटर की फ्लो की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वाटर की स्पीड की फ्लो स्पीड ज़्यादा होगी तो क्वेश्चंस फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बोट टिक ही नहीं पाएगी, उसके साथ ही बह जाएगी। तो क्वेश्चंस कब फॉर्म होगा? तो हम क्या बोलते हैं कि इस बोट की स्पीड हमेशा ग्रेटर मानते हैं किसके, वाटर की फ्लो का उस स्पीड से। जो वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड हमेशा, उसकी स्पीड से जो बोट की स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन हम पहले से, हर क्वेश्चन इसी हिसाब से बना हुआ होगा। अब ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से। अब देखेंगे क्वेश्चन स्पीड में चेंज आएगा, तो हम क्या मानें कि बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में अलग होगी। अगर वाटर शांत है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अगर बोट को हम इसमें रन कराएंगे तो उसकी स्पीड अलग स्पीड से होगी। अगर वाटर का फ्लो हो रहा है और उसमें अगर उसका मूवमेंट कराएंगे तो स्पीड में चेंज आएगा। बस इसी चीज़ को यहाँ से समझना है। तो क्वेश्चन जब भी हम इसमें एज्यूम करेंगे वेरिएबल्स को, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड होगी इन स्टिल वाटर, तो हम स्टिल वाटर में हमेशा एज्यूम करेंगे। तो स्टिल वाटर में जो वाटर का फ्लो नहीं है, रुका हुआ वाटर है, तो उसमें x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, जो वाटर की फ्लो है उसकी स्पीड, तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, बाई किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बस इसी से पूरा का पूरा रिलेटेड है। अब ध्यान से ये समझना है कि ये शांत, मतलब वाटर में कोई मूवमेंट नहीं था, उस समय पे x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी किसकी, बोट की। वाटर का फ्लो कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर। अगर जब इस बोट को इस फ्लो के साथ मूवमेंट कराया जाए तो 2 तरीके के मूवमेंट होंगे, या तो डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, या तो वाटर के साथ या वाटर के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो में। जब इसकी वाटर की स्पीड और वाटर की, जब इसकी बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमें इसी तरीके से समझना है। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड, तो हम क्या करना है, अप स्ट्रीम पूरे फ्लो की, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। इसको बहुत अच्छे से समझना है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड
जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस पाई किलोमीटर पर आवर। एक तरीके से अलग से हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर आप कभी साइकिल या फिर स्कूटी या फिर आप कभी भी बाइक को चलाते हैं, अगर सामने से एयर फ्लो हो रहा है, अगर आप जिधर से अगर हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बाइक को लेके जाते हो, अगर सामने से एयर चल रही है और इधर से बाइक अगर साइकिल चलाते हो तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे तो है नहीं, अगर मान लो आंधी आ रही है और आपकी साइकिल चल रही है तो फिर आंधी के साथ साइकिल भी चली जाएगी, तो वहाँ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो हमें करना क्या है कि साइकिल की स्पीड है हम एयर की फ्लो की स्पीड से हमेशा ज़्यादा मानेंगे। तो अगर मान लो कि अगर 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर पर स्पीड से अगर एयर फ्लो है और 10 की स्पीड से अगर साइकिल की स्पीड है तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसमें से 5 किलोमीटर उसे रोकने में खर्च हो जाएगी, तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी 5। तो हमने इसी तरीके से इसमें समझना है बोट की स्पीड x है, x स्पीड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बाई इधर से चल रहा है। अगर मान लेते अगर ये 5 की स्पीड से फ्लो कर रहा था वाटर और 10 की स्पीड से था बोट, ये 5 की इधर, तो कितना रिजल्टेंट कितना आता 5 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों का फ्लो अप होता तो कितना हो जाता, दोनों का एडिशन हो जाता यानी 15 हो जाता। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। बोट और रिवर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आसान है, बस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझ लेना। पहला क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट में क्वेश्चन का एक रिवर है इसी तरीके, अब इसी में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को लिंक करेंगे। अब रिवर है, इस रिवर में ऋतु मतलब तैरने का, रोइंग करना है, तो उसको क्या का इससे डाउन स्ट्रीम फ्लो इधर है, तो अगर 2 आवर्स में फर्स्ट सिचुएशंस में, तो इधर से इसको सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन बना लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशंस में तो डिस्टेंस कितना है, उसने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। कितना टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 2 आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऋतु एक रोइंग कर रही है, तैरने का काम, तो उसमें कितना है कि उसके अगर वो डाउन स्ट्रीम में फ्लो के साथ अगर उनका रोइंग करना है तो उसके साथ चलना 20 किलोमीटर वो कवर अप करते हैं कितने टाइम में, 2 आवर्स में। 2 घंटे में ऋतु जो डिस्टेंस कवर करती है कितना 20 किलोमीटर, तो अब क्या हो जाएगा, ये किसका डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम और डाउन, ये डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस का केस दे रखा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, यानी वाटर के फ्लो के साथ उनकी स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो इस फर्स्ट सिचुएशन से यानी अगर ये वाटर का फ्लो है इस A पॉइंट से B पॉइंट तक, वाटर का फ्लो इधर है और ये वाटर वाई की स्पीड से चल रहा है और x रोइंग की स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर, और इसका भी किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 2 आवर्स में, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पर आवर स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है x प्लस बाई इक्वल डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन टाइम कितना है 2 आवर्स। तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड सिचुएशंस, अगर सेकंड सिचुएशंस में अगर हम देखते हैं तो जो रोइंग करने की डायरेक्शन है वो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस कितना किया है 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर किया है 4 किलोमीटर, टाइम कितना लिया है 2 आवर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैरा गया, पर सेम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर था, तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स में। तो ये टाइम कितना है 2 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड है वो कितना हो जाएगा x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर। हमने इसी चीज़ को इसमें मेंशन किया है कि उनकी अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड भी उसकी वाटर, यहाँ पे क्या है इसमें हमें क्या करना है रोइंग, ठीक है। जो तैरने का है स्पीड ऋतु की वो कितनी हो जाएगी x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ वाटर ये स्टिल वाटर में हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी x प्लस बाई, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, नहीं अप स्ट्रीम हो जाएगी x माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ये बच्चों प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा माइनस, और डाउन स्ट्रीम में हम क्या हमारे पास क्या हो जाएगा एड अप हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम चलने पे एड अप हो जाता है, तो अप स्ट्रीम x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना 4 अपॉन 2, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन सेकंड।
अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को किसी भी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आसान दिख रहा है किससे? सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड से। क्यों कि इसमें अपोजिट साइंस के हैं और उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स भी सेम है। तो यहाँ से देखेंगे तो बाई कैंसिल आउट हो जाएंगे बहुत, तो दोनों टर्म्स बाई हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2, तो x की वैल्यू कितना 6 किलोमीटर पर आवर। तो रोइंग की जो स्पीड है तैरने की वो कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किसकी स्पीड निकालनी है? वाटर की। तो फ्लो ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? अगर हम इस x को किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं तो यहाँ से देखेंगे कहाँ से, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 6 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर की फ्लो की स्पीड है वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर दोनों सही है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस में। यानी अपोजिट डायरेक्ट दोनों स्पीड दोनों की एडअप करेंगे जब डाउन स्ट्रीम में, तो 6 + 4 तो कितना हो जाएगा 10। अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे एक 6 की स्पीड से है, यानी वाटर का फ्लो 4 का है और अपोजिट डायरेक्शन से कितना चल रहा है 6 किलोमीटर से रोइंग हो रही है, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 तो कितना 2 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस वो इस 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया हमारे दोनों के दोनों आंसर क्या हैं, सही है। क्वेश्चन इस तरीके से, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में बच्चों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार वो बोर्ड में भी पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 19, अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19 दे रखा है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन एग्जाम्पल को जरूर करना। क्वेश्चन बस इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे इसका 4.2 का, वो वर्क से रिलेटेड है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए, फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखेंगे, ये रिलेटेड है किससे? वर्क से रिलेटेड है। अब वर्क से रिलेटेड है तो थोड़ा बेसिक समझेंगे वर्क से रिलेटेड। तो वर्क से रिलेटेड रहेगा तो अच्छे से समझना इस चीज़ को। कभी भी देखेंगे जिस तरीके से नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ते जाएंगे तो वर्किंग है, जो काम करने के नंबर ऑफ़ डेज हैं वो कम होते जाएंगे। इफ़िशियंसी से रिलेटेड वर्क और एफिशिएंसी, तो मान लो कि जिस तरीके से हमारे पास जितनी ज़्यादा पावर होती जाएगी तो वर्किंग इफिशियंसी भी बढ़ती जाएगी। एक जनरल वैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है किसी काम को, मतलब एक कोई एक्स आदमी है, एक एक्स पर्सन है, तो पर्सन एक्स अगर एक वर्क को यानी कोई काम है उसको कंप्लीट करता है मान लो 10 डेज़ में, मतलब कोई भी मान लीजिए आपका दोस्त है या कोई भी, एक काम को करने में वो 10 दिन लेता है। अगर मान लीजिए अगर वो एक दिन जाए, एक दिन उस काम करने के लिए जाए तो कितना काम ख़त्म कराएगा। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो एक उसका काम है तो अगर 10 दिन में करता है तो यानी एक दिन अगर वो काम करने गया तो इस पूरे काम का 1/10 पार्ट यानी 1/10 पार्ट उस काम को फिनिश कराएगा। अगर वो 5 डेज गया, अगर 5 दिन गया तो इस काम का आधा काम ख़त्म कराएगा, क्योंकि 10 दिन में पूरा काम फिनिश होता है। तो 5 डेज में कितना हो जाएगा, उसका हाफ काम उसका होगा, जो हाफ वर्क होगा वो फिनिश हो जाएगा। इस चीज़ को हमें देखना है कि जब भी काम है, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, ध्यान से समझिए, अगर 2 लोग किसी काम को, अगर 2 पर्सन है, अगर 2 पर्सन होंगे तो 2 पर्सन अगर एक काम को 10 डेज में करते हैं, यानी कोई 1 वर्क है तो इस वर्क को 10 डेज में करते हैं। 2 आदमी एक काम को 10 दिन में ख़त्म कराते हैं। अगर इसी काम को अगर एक इंसान करना चाहता है, वो लगा दूसरे के साथ, मान लो उसके साथ दोस्ती थी वो ख़त्म हो गई, वो लगा अब हम इस काम को अकेले करेंगे। अगर उनको अकेले ये पूरा का पूरा काम करना है तो क्या होंगे, जैसे जैसे इसकी पावर कम होगी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे होगा तो इसमें वर्किंग डे बढ़ जाएंगे। अगर 1 पर्सन इस काम को फिनिश करेगा तो 1 पर्सन इसको कितने डेज में करेगा, 20 डेज में, यानी अकेला उससे डबल डेज में करेगा। अगर यह इसी तरीके से अगर मान लेते कि पर्सन्स बढ़ जाते, इसमें 2 की जगह 4 हो जाते, तो 4 हो जाते हैं, तो एफिशिएंसी के उसी हिसाब से हमें निकालना होता है कि 2 पर्सन है उसे कितने 10 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। अगर 1 पर्सन होता तो इसे कितने डेज में करेगा, 20 डेज में। ठीक है,
नहीं समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें 4 निकालना है, तो अगर 4 करते तो किसका करते थे, इसमें 4 का डिवाइड करते थे तो कितने डेज में आता। अगर यहाँ पर 4% होते तो 5 डेज में खत्म कराते, इसके आधे डे, यानी पर नंबर ऑफ पर्सन इसमें इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग डे भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। अब इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं, किसके फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब हम बोले कोई एक्स पर्सन है, एक वर्क को कितने डेज में खत्म कर देता है, 10 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे वर्क उसका कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, वो 1/10, यानी पूरे काम का काम जो फिनिश हो जाएगा 1/10 पार्ट फिनिश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। तो कोई एक एक्स पर्सन है। अब क्वेश्चन को और घुमाते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, अगर पूरा वर्क जो फिनिश करता है, वर्क फिनिश करना है उनको, उन्होंने वर्क फिनिश किया x डेज में, कितने डेज में, x दिन में, यानी कोई एक इंसान है उस काम को, पूरे के पूरे काम को उसने x दिन में ख़त्म कर दिया। अब x कितने भी दिन हो सकते हैं। अब इनसे बोला गया कि एक काम कितने दिन में ख़त्म कर दिया, पूरा का पूरा काम x डेज में ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना फिनिश हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि एक काम को 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं तो एक दिन में कितना हो जाएगा, उसका 1/10 पार्ट। 2 डेज करते हैं तो 2/10, 3 डेज का काम होता है तो 3/10। सेम इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा। अगर इसमें हम देखते हैं तो 1 डे वर्क, एक दिन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम, तो जितने डे होंगे उसका 1/, हो जाएगा, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। तो 1/x पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा, जो काम है उसका। सेम इसी तरीके से अब इस क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस किस तरीके से दे रखा है, अब इस क्वेश्चंस को इसी के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 वुमेन एंड 5 मैन, दोनों, यानी हमारे पास है 2 लेडीज़ एंड 5 मैन, एक साथ दोनों के दोनों एक काम को 4 दिन में ख़त्म कराते हैं, दोनों के दोनों। अगर उसी काम को दोबारा से दूसरी कंडीशन में अगर 3 लेडीज़ हैं, 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो उसे 3 डेज में फिनिश कराते हैं। तो इन तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो हम पहले के पहले सिंगल पर्सन का पूरा होल डेज के हिसाब से एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से मान लेंगे वुमेन फिनिश ए वर्क, वुमेन फिनिश ए वर्क इन x डेज, इन x डेज, टोटल कितने डेज में फिनिश कर दिया, x डेज में, ठीक है। मैन कितने डेज में फिनिश कर रहा है, मैन फिनिश द वर्क, फिनिश ए वर्क इन बाई डेज, किसमें, बाई डेज में, यानी वो टोटल वर्क को लेडीज़ हैं, एक लेडीज़ वो पूरे के पूरे काम को कितने दिन, x दिन में, और जो मैन है वो बाई डेज में। बस एक चीज़ यहाँ अच्छे से समझना है कि कितने भी नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे, देखो ये 2 आदमी है, 2 पर्सन है, तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पे मान के चलना होता है कि दोनों की काम करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है दोनों पर्सन्स की वो सेम है, यानी एफिशिएंसी है उनकी, एक ऐसा नहीं, अगर आइडियल कंडीशन हम लेके चलते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखें तो किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसी की कम, पर इस केसेस में हम दोनों की एफिशिएंसी इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना फर्स्ट कंडीशंस में, अगर इस क्वेश्चन में क्या है कि पहली सिचुएशंस क्या है, पहले मैं इसमें यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन फिनिश कर रहे हैं बोथ के बोथ एक साथ कितने डेज में, 4 डेज में। सिमिलर 3 और 6 दोनों के दोनों एक साथ जाते हैं तो इसे फिनिश करके आते हैं कितने डेज में, 3 डेज में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस को अब समझेंगे कैसे क्या है, देखो अब ध्यान से। अब हम क्या बोले कि अगर इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन जाता है, 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ जाते हैं तो पूरे के पूरे वर्क को 4 दिन में फिनिश कराते हैं। अगर 3 लेडीज़ और 6 मैन अगर साथ जाते हैं मेंस, तो उसे 3 डेज में फिनिश कराते हैं। अब बताइए एक लेडीज़ जाए या फिर एक मैन जाए तो पर्टिकुलर दोनों के दोनों उसको उस काम, पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कराएंगे। अब इस चीज़ को सिचुएशन हमें समझना है यहाँ से। तो फर्स्ट सिचुएशंस में देखेंगे, तो फर्स्ट सिचुएशंस हमारे पास क्या आने वाली है। अब हम क्या मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ध्यान से समझेंगे कि लेडीज़ x दिन में ख़त्म करके आती है, तो 1 डे वर्क ऑफ वुमेन, 1 डे वर्क ऑफ वुमेन, तो वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, यानी अगर वो x दिन में पूरा काम फिनिश हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/x। जिस तरीके से हमने इसमें माना कोई एक पर्सन है x दिन में खत्म करके आ रहा है तो 1 डे में कितना फिनिश हो जाएगा, 1/x। दूसरा केस 1 डे, ठीक है, 1 डे वर्क, एक दिन का काम ऑफ वुमेन, मैन का कितना हो जाएगा, 1/22, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या बोला कि जितने भी अगर 2 पर्सन है तो यानी दोनों के दोनों पर्सन्स की वर्किंग एफिशिएंसी है वो सेम है, यानी दोनों की जो कैपेसिटी है वो सेम है। अब यहाँ पे एक दिन का काम है 1/x। अब हम ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो लेडीज़ हैं, यानी 2 वुमेन है, एक दिन 2 वुमेन है, तो मान लो अब इसमें क्या कर लेंगे हम 2 डेज़ का निकाल लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि अगर 2 लेडीज़ एक काम 2 दिन कर, एक मतलब मान लो 2 लेडीज़ एक दिन जाती हैं तो 2 एक साथ गई। यहाँ पर इस चीज़ को हम घुमा के बोलें कि एक लेडीज़ 2 दिन काम करने जाएगी, यानी कि 2 वुमेन एक दिन काम कराए या फिर एक वुमेन 2 डेज काम कराए। तो इसी तरीके से समझना है कि यहाँ पर 1 डे वर्क ऑफ ए वुमेन। अब यहाँ से 2 वुमेन है तो हम क्या 2 डेज का वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 वुमेन है तो 2 डेज का कितना हो जाएगा, यहाँ से या तो 2 वुमेन का एक साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वुमेन, ठीक है, वर्क। तो 2 वुमेन कितना कराएंगी उस पूरे वर्क का x डेज में करेंगे। तो अगर 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 वुमेन कर सकते हैं या 2 डेज का वर्क, ठीक है। 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा 2 डेज वर्क, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/x, यानी एक दिन का था 1/x तो 2 डेज का 2/x। सेम इसी तरीके से मैन कितने 5, तो 5 डेज वर्क, तो 5 डेज वर्क ऑफ मैन। 5 दिन, अगर एक इंसान 5 दिन गया या 5 आदमी एक दिन गए तो कितना हो जाएगा 5/22, ठीक है। अब दोनों को एक साथ करना है तो अगर दोनों का अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कंडीशंस देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन क्या है कि इन दोनों का क्या हमने माना है 1 डे वर्क, यानी तो एक एक का माना है तो कितना आ जाएगा, दोनों को एडअप कर लेंगे 2/x प्लस 5/y, यानी दोनों का पर्टिकुलर पर्सन का है तो टोटल का भी कितना काम करके आएंगे, टोटल करते थे कितने 4 डेज में, तो अब कितने उसका 4 डेज का जो 4 डे वाला पूरा काम था उसका कितना हो जाएगा 1/4। पहली सिचुएशन से आ जाएगी। अब ये इक्वेशंस क्या है, ये रिड्यूसिबल वाली इक्वेशन आ गई जो हमने देखी थी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कुछ भी आता था उसे एज्यूम करते थे। तो पहली सिचुएशन ये आ गई, इसको कॉपी कर लीजिए, इसे इरेज करने के बाद दूसरी सिचुएशन लिख लेंगे, इसे आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन देखेंगे तो सेकेंड सिचुएशन में क्या है हमारे पास, सेकेंड सिचुएशन में क्या है, सेकेंड सिचुएशन है वो सेकेंड सिचुएशन है 3 वुमेन और 6 मैन, उसे 3 डेज में करके आते हैं। तो 3 डे वर्क कर लो, तो 3 डे वर्क कितना हो जाएगा 3/x और 6 डे मैन का है वर्क फॉर वुमेन। तो जो वुमेन का है तो वुमेन का हो जाएगा कितना 3। अब 6 डे वर्क फॉर, ठीक है, वर्क ये ऑफ वुमेन, और यहाँ पे किसका हो जाएगा ऑफ मैन, तो मैन का कितना हो जाएगा 6/y, ठीक है। अब दोनों के दोनों अगर साथ जाते हैं कितनी डेज में 3 डेज में, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। ये दो सिचुएशंस हमारे पास क्रिएट हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो फिर एज्यूम करेंगे। अगर इसमें एज्यूम हमें क्या कर लेते हैं, एज्यूम करना है 1/x, तो एज्यूम 1/x को p और 1/y को क्या q। इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5p प्लस 2p प्लस 5q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर है इसमें 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। इसमें तो हमें कुछ कॉमन में मिला है 3 और कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 2q इक्वल टू 1/3। इस 3 को नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं तो p प्लस 2q इक्वल टू 1/9। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को करना है अब सॉल्व। तो फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास क्या 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। सेकेंड इक्वेशन है p प्लस 2q इक्वल टू 1/9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से अगर इसे हम सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड तो देखेंगे क्या है, इसमें 2p इसमें p, तो इसमें क्या कर लें नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये बेसिक है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किसका करेंगे 1 का। तो ये चीज़ हम दोनों को मेंशन कर देंगे नीचे। तो ये एक ऐसे तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 मल्टीप्लाई
इन इक्वेशन सेकंड, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, 2p प्लस 4q इक्वल टू 2/9। साइन चेंज, दोनों के क्या कर देंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों फर्स्ट टर्म्स कैंसिल, तो 5q माइनस 4q इक्वल टू 1/4 माइनस 2/9। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा q, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 36, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 में आएगा 9 और एक दिन आएगा 4 माइनस के 8, तो क्या आ जाएगा 1/36। तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/36। p की वैल्यू निकालना है, तो इसमें से कुछ सेक्शंस इरेज कर देते हैं साथ साथ, तो ये वाला सेक्शन इरेज कर देते हैं सेकंड सिचुएशन। तो ये चीज़ अब इसे कॉपी कर लेना, पॉज करके पूरा आंसर निकाल लेते हैं, ये वाला सेक्शन भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, पॉज करके इसे आप कॉपी कर लेना। अब देखेंगे इक्वेशन हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू, q की वैल्यू आ चुकी है, p की वैल्यू निकालना है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी ये देखना है। तो p किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में, सेकंड आसान है, p की जगह सीधा पुटअप कर देंगे तो p आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, p प्लस 2q इक्वल 1/9। p की वैल्यू निकालना, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9 माइनस के 2q को हमने ट्रांसपोज किया अदर साइड, तो 1/9 माइनस 2 इंटू 1/36, क्योंकि q की वैल्यू 1/36, एलसीएम क्या आ जाएगा 36, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 2/36, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/18, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 1/18 और q की वैल्यू 1/36। ये q की वैल्यू, p की हमें आंसर किसका चाहिए, x और y का, x और y का देखेंगे। तो p इक्वल टू क्या था, p इक्वल टू हमने माना था x, तो अगर इसे देखेंगे p इक्वल टू है 1/x और p की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 1/18। तो अगर इन दोनों से अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 18 डेज। तो यहाँ से अगर जो वूमेन है, अगर एक वूमेन जाएगी उसी काम को फिनिश करने तो 18 डेज में। अगर देखेंगे इसमें किसमें q की वैल्यू, तो q इक्वल टू क्या है 1/y इक्वल टू 1/36, इन दोनों से आंसर देखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डेज। तो 36 डेज, तो यहाँ से पता चल गया कि 36 डेज हो गए। यानी अगर एक मैन अकेला जाता है उस काम को करने के लिए तो वो काम कितने दिन में फिनिश हो पाएगा 36 डेज में। तो ये दो आंसर थे। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं हम, इक्वेशंस में थी कि इक्वेशन हमारे हिसाब से थी कि अगर 2/x इक्वेशन थी क्या 2/x प्लस 5/p/y इक्वल टू कितना था 1/4। इसके हिसाब से देखें x और y की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/x की वैल्यू 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 36। RHS लाना है तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 9, ये तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो सीधा फिर ऐसे ऐसे इसे कैंसिल ही मत करो तो कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, 2 से करेंगे तो 4 और ये तो 5, तो कितना आ जाएगा 9/36, तो 9 से कैंसिल हो जाएंगे तो 1/4। तो इससे पता चल गया कि हमारे आंसर सही हैं। तो इससे पता ये क्रॉस चेक करने से हमें थोड़ा बोलते ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था, तो इसे कर लीजिए फटाफट कॉपी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रैवलिंग का दे रखा है, ए से बी पॉइंट है। सिचुएशन देखेंगे अच्छे से, ए से बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है कितना 300 किलोमीटर, पॉइंट ए से बी। अब ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसे कवर करना है 2 सेक्शंस में, बाई बस और बाई ट्रेन, बाई बस एंड बाई ट्रेन, यानी इसको 2 पार्टों में कन्वर्ट करना है, 2 पार्टों में इसे कंप्लीट ट्रैवल करना है, बाई बस और बाई ट्रेन। अब दोनों की स्पीड मान लीजिए, 2 सिचुएशंस हैं, तो इसमें करेंगे क्या स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस हम एज्यूम कर लेंगे, स्पीड ऑफ बस मान लेते x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ट्रेन बाई किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर और बाई किलोमीटर पर आवर ट्रेन और बस की स्पीड। अब देखेंगे फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास
तो फर्स्ट सिचुएशंस में हम अच्छे से समझेंगे चीज़ क्या है। फर्स्ट सिचुएशन में क्वेश्चन दे रखा, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर फ्रॉम हर पार्टली बाई ट्रेन और पार्टली बाई बस, सी टेक 4 आवर्स, ठीक है, ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। 60 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, ये ट्रेन से ट्रैवल किया है। और बाकी का रिमेनिंग किससे किया, बस से। तो बस से कितना करना होगा, 240, यानी टोटल है 300 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर जो ट्रैवल्ड किया वो बस से, ठीक है। इसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने में टाइम टेकन कितना है, वो टाइम टेकन है 4 आवर, यानी 4 आवर्स का ये टाइम टेकन है। अब हमारे पास क्या क्या दो सिचुएशन हम अलग अलग बना लेते हैं। अगर जब अब ट्रेन से ट्रैवल किया था तो टाइम लगा था T1, और जब बस से ट्रैवल किया था तो टाइम लगा था T2। तो दोनों का टाइम T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आवर, क्योंकि दोनों से ट्रैवल करने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम टाइम देखें स्पीड और डिस्टेंस में, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, किसका, पहला हमने टाइम माना है किसका, ये बस का, बस ट्रेन का 60, तो 60 अपॉन स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है, बाई, तो बाई 60 अपॉन बाई प्लस T2, ये बस का कितना बस निकल रहा है, 240, क्या हो जाएगा x किलोमीटर, इतना आ जाएगा 4। सिचुएशन फर्स्ट, इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है सेकंड सिचुएशन में। अगर सेकंड सिचुएशंस को देखेंगे तो सेकंड सिचुएशन में हमारे पास कंडीशंस क्या है वो ध्यान से समझना है। 100 किलोमीटर किससे किया है इसमें, 100 किलोमीटर ट्रेन, 100 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया है, तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, और रिमेनिंग किससे, बस से। तो कितना बच जाएगा रिमेनिंग, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बाई बस। सिचुएशन सब बन जाएंगे। अब टाइम देखेंगे दोनों में, तो इसका टाइम अलग अलग मान लेते हैं। इसके द्वारा टाइम ट्रेवलिंग कितना लिया, टाइम T3, और इसमें T4। तो अब पहले वाली सिचुएशन में 4 घंटे लग रहे थे, तो न्यू सिचुएशन में 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं इस कंडीशंस में ट्रैवलिंग करने से, यानी इसमें 4 घंटे लग रहे हैं, तो इसमें इस सिचुएशंस में ट्रैवल करने से 100 किलोमीटर बाई ट्रेन और 200 किलोमीटर बाई बस, तो 10 मिनट ज़्यादा लगती हैं। अब क्या हो जाएगा, T3 प्लस T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 10 अपॉन 60। इसे घंटे में हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, क्योंकि 10 मिनट्स थी, उसे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 60। ये 0 से 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा, T3, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 100 अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितना, बाई, तो 100 अपॉन बाई प्लस 200 अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 अपॉन बाई प्लस 200 अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 1 6, तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 1, तो 25 अपॉन 6। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं, तो 100 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन बाई प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू 25 अपॉन 6। इसे 100 को इसके नीचे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब 100 इसके नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बाई प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू 25 इंटू अपॉन 6 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 24, यानी तो इक्वेशन पहले x लिख लेते हैं, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई इक्वल टू 1 अपॉन 24। ये सिचुएशन सेकंड आ गई। फर्स्ट सिचुएशंस को भी हम स्मॉल कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या, हम 60 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 60 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन बाई प्लस इसमें क्या जाएगा, 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। 60 को नीचे से नीचे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो इधर से हट के किधर आ जाएंगे जी, नीचे, तो 4 अपॉन 60। तो ये काटने के बाद कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 15। ये फर्स्ट सिचुएशन आ गई एक्चुअल में। अब हमें क्या करना है, इनको एज्यूम करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब क्वेश्चन हो गया आसान, तो ये वाला सेक्शन अब हम हटा देते हैं यहाँ से, ये सेक्शन। तो अब देखेंगे इसमें, तो हमारे पास सिचुएशन क्या, आप एज्यूम कर लीजिए 1 अपॉन एक्स को क्या मान लें, P, और 1 अपॉन बाई को क्या कर लेते हैं, लेट Q। एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स और P को, इसमें क्या आ जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 4P प्लस Q, 4P प्लस Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 15। सेकेंड सिचुएशन ये हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 2P प्लस Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 24।
ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3 और 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब तो आसान हो गया, सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी फटाफट, उससे आगे हो जाएगा कैरी। नीचे वाले सेक्शन में कर लेंगे इसे, पॉज करने के बाद पी और क्यू का आंसर निकाल लें। ठीक है, तो वैसे इस वाले सेक्शंस को इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्या, अब दोनों साइड्स में क्या करें, दोनों के साइन चेंज कर लो, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, क्यू से क्यू कैंसिल, तो 2p इक्वल क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/24। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो 120 एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। 8 से करेंगे 8 वो 15 8 या 28, और ये 24 का करेंगे तो 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 3/120। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे 1/40, तो ये 2p आ गया। तो p बराबर क्या आ जाएगा 1/40 × 2, ये 2 भी नीचे आ जाएंगे ट्रांसफर हो गए, तो कितना आ जाएगा p की वैल्यू 1/80। p की वैल्यू आ गई 1/80। सिमिलर किसी भी इक्वेशन को पुटअप कर लेते हैं फर्स्ट या सेकंड में। अगर हम इक्वेशन 4 में पुटअप कर लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वाली इक्वेशंस को अगर हम देखें तो 2p प्लस क्यू इक्वल टू 1/24, p की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं तो 2 × 1/80 प्लस क्यू इक्वल टू 1/24, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कितना 40। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल आ जाएगा 1/24 माइनस 1/40। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 1/40, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर 24 और इसमें करेंगे तो 200, ये 200 तो नहीं आएगा, इसका एलसीएम 24 और 40, यानी 40 और 24 का एलसीएम करेंगे, 8 से कैंसिल, 5 टाइम्स 3 टाइम्स, ये 5 और ये 3, ये 1 ये 3 से करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 120, तो 120 हो जाएगा। तो इसमें 5 और माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा 2/120, ये कैंसिल हो जाएंगे 1/60। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1/60। तो ये आसान हो गया, यहाँ से पी और क्यू के आंसर्स आ गए। अब हम पी और क्यू का आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स और वाई। तो एक्स क्या है 1/p और वाई, इसे भी अब तो इरेज कर सकते हैं दोनों, तो ईजी हो जाएगा। इस वाले सेक्शन को हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p की वैल्यू, तो p इक्वल टू क्या 1/x, और p की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से निकलने के बाद, p की वैल्यू कितना है 1/, यहाँ से देखेंगे 1/80, तो 1/80। x इक्वल टू अगर दोनों से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 80 km/h। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। सिमिलर q इक्वल टू क्या होता है 1/y, तो ये क्या हो जाएगा 1/60। तो यहाँ से देखेंगे y का आंसर कितना आ जाएगा 60 km/h। तो अब देखेंगे कि बाई किसको हमने माना था, इसमें बाई की स्पीड क्या थी, बाई थी ट्रेन, और बस है कितना x, तो बस की स्पीड है 80 km/h, और जो बस है हमारे पास जो ट्रेन है उसकी 60। दोनों का आंसर एक बार क्रॉस चेक कर सकते थे, तो देखेंगे सेम आ जाएगा। अगर पहला इक्वेशंस क्या थी वो इरेज कर दिए, तो इसे आप क्रॉस चेक एक बार ज़रूर कर लेना। दूसरे मेथड से कर लेना, तो स्पीड यही आ रही है 60 और 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो ठीक है बच्चों, ये सेशन कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। और क्वेश्चंस हैं अदर मेथड से, ये हम किसी से ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सेल्फ ट्राई कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे। तो थैंक यू सो मच।